आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो हम सब अक्सर सुनते हैं लेकिन शायद ही कभी समझते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, भारत, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अरबों डॉलर के कर्ज में डूबी हैं। सवाल सीधा है, आखिर इन देशों को इतना पैसा उधार देता कौन है? क्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार कहता है और ये नाम बिल्कुल सटीक है। ये कोई एक व्यक्ति या बैंक नहीं है, बल्कि एक विशाल वैश्विक बाजार है। जब भी किसी सरकार को पैसे की जरूरत होती है, चाहे अमेरिका को अपनी सेना पर खर्च करना हो या भारत को कोई नई मेट्रो लाइन बनानी हो, वो इसी साहूकार का दरवाजा खटखटाती है। साहूकार, ये शब्द इसे एक अलग ही पहचान देता है। लेकिन ये साहूकार काम कैसे करता है? क्या सरकार किसी एक अमीर आदमी या बैंक के पास जाकर कहती है हमें पैसा उधार चाहिए? ये प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है? यह इससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। सरकार एक कानूनी दस्तावेज जारी करती है जिसे बॉन्ड कहते हैं। यह एक तरह का IOU या वादा है। इस दस्तावेज पर लिखा होता है, मैं यानी सरकार आपसे आज इतना पैसा उधार ले रही हूँ और मैं वादा करती हूँ कि एक तय समय के बाद आपको आपका पैसा एक तय ब्याज के साथ लौटा दूंगी। फिर इस बॉन्ड को बाजार में उतारा जाता है और इसे खरीदने वाले होते हैं बड़े बड़े बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड और यहाँ तक कि हम और आप जैसे आम निवेशक भी। इस खरीद बिक्री से पैसा सरकार के खजाने में पहुँचता है। अच्छा, तो ये एक तरह की सार्वजनिक उधारी है। और इस पैसे का इस्तेमाल देश चलाने के लिए होता होगा। सड़कें, अस्पताल, तनख्वाहें, सब कुछ। बिल्कुल, ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजन का ईंधन है। इस ईंधन के बिना विकास की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। हर नई सड़क, हर नया स्कूल, हर सरकारी योजना कहीं ना कहीं इसी उधारी के पैसे से जुड़ी होती है। यहाँ पर आकर बात वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है। एक आंकड़ा दिया गया है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। अमेरिका हर साल लगभग $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च करता है। हाँ, और ये आंकड़ा ही इस चक्रव्यूह की विशालता को दिखाता है। $1 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज है, मूलधन तो अपनी जगह पर है। एक मिनट रुकिए, $1 ट्रिलियन, इस पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता? ये तो भारत के पूरे एजुकेशन और हेल्थ केयर बजट को मिलाकर भी कई गुना ज्यादा होगा। जब सिर्फ ब्याज चुकाने में इतनी बड़ी रकम जा रही हो, तो ये सोचने में मजबूर करता है कि ये सिस्टम कितना टिकाऊ है। और यहीं पर इस चक्रव्यूह का असली खतरा सामने आता है। अगर इनमें से कोई भी बड़ा देश अपना कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाए, तो उसे तकनीकी भाषा में डिफॉल्ट करना कहते हैं। इसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक वैश्विक सुनामी की तरह होगा, क्योंकि आज की दुनिया में हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक बड़ा देश डूबा तो वो अपने साथ कई और छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी ले डूबेगा। 2008 की मंदी इसका एक छोटा सा ट्रेलर थी। एक सरकारी डिफॉल्ट उससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि देश पर भारी कर्ज है और डिफॉल्ट का इतना बड़ा खतरा है, और दूसरी तरफ निवेशक लाइन लगाकर उसे और कर्ज दे रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? अगर इतना जोखिम है तो लोग अपना पैसा सरकारों को क्यों देते हैं? इसका एक बहुत सीधा और शक्तिशाली कारण है। सरकारों के पास 3 ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होती। पहली, टैक्स लगाने की शक्ति। अगर सरकार को ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो टैक्स बढ़ा सकती है। दूसरी, नोट छापने की शक्ति। जरूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक और नोट छापकर सरकार की मदद कर सकता है, हालांकि इसके अपने खतरे हैं। और तीसरी, उनके पास देश की जमीन और संपत्ति होती है। इन शक्तियों की वजह से निवेशकों को ये भरोसा होता है कि सरकार चाहे कुछ भी हो जाए, अपना वादा नहीं तोड़ेगी और उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। किसी कंपनी के दिवालिया होने का खतरा सरकार से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन क्या इस भरोसे की कोई सीमा नहीं है?
सरकारें टैक्स तो बढ़ा सकती हैं, पर एक हद के बाद तो जनता ही विरोध करने लगेगी। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि निवेशक सोचने लगें कि अब सरकार की पैसा जुटाने की क्षमता भी खत्म हो रही है? अगर सरकारें इतनी ही सुरक्षित हैं, तो फिर दुनिया में अर्जेंटीना या ग्रीस जैसे देशों के डिफॉल्ट करने की खबरें क्यों आती हैं? आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने पर निवेशकों का भरोसा टूट जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो लाइन है विश्वास की। निवेशकों को जब तक ये भरोसा रहता है कि देश की अर्थव्यवस्था में इतनी जान है कि वो भविष्य में टैक्स के जरिए इतना पैसा कमा लेगी कि अपना कर्ज चुका सके, तब तक वह पैसा लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि देश की आर्थिक ग्रोथ रुक गई है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है या सरकार की नीतियां गलत दिशा में जा रही हैं, तो उनका भरोसा डगमगाने लगता है। ग्रीस और अर्जेंटीना के मामले में यही हुआ। एक बिंदु पर आकर निवेशकों को लगा कि अब ये देश और उधार चुकाने की हालत में नहीं है और उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। यही वो पल है जब चक्रव्यूह का दरवाजा बंद हो जाता है और देश उसमें फंस जाता है। तो अगर इस चक्रव्यूह में इतना बड़ा खतरा है, तो इसमें फंसने का रास्ता क्या है? सरकारें इस भूल भुलैया में कदम रखती कैसे हैं? यहीं पर शायद बॉन्ड्स की कहानी और गहरी होती है। कई निवेश ऐप्स में जो डेट फंड का विकल्प होता है, वो असल में इन्हीं बॉन्ड्स में निवेश करता है। मतलब बहुत से लोग तो अनजाने में ही इस सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, वे सोचते हैं कि उन्होंने एक सुरक्षित फंड में पैसा लगाया है, लेकिन असल में वे सरकार को कर्ज दे रहे हैं। और भारत के संदर्भ में ये सिस्टम कई परतों में काम करता है। 3 मुख्य तरह के बॉन्ड्स का जिक्र है। पहले है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। इन्हें आप सरकार के शॉर्ट टर्म लोन समझ सकते हैं। ये 14 दिन, 91 दिन या 182 दिन जैसे बहुत कम समय के लिए होते हैं। मान लीजिए सरकार को इस महीने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए कुछ पैसों की कमी पड़ रही है, तो वो टी बिल्स जारी करके तुरंत पैसा जुटा सकती है। मतलब ये रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने के लिए से फिर दूसरे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-SECs। ये लंबी अवधि के होते हैं, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 40 साल के लिए भी। जब सरकार को किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि कोई विशाल बांध या बुलेट ट्रेन की लाइन बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसके फायदे आने वाले कई दशकों तक मिलेंगे, तो वो G-SEC जारी करती है। और तीसरे हैं SDLs यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जिन्हें राज्य सरकारें अपने खर्चों जैसे स्कूल बनाने या सड़कें ठीक करने के लिए जारी करती है। तो ये तो एक बहुत ही व्यवस्थित टूल किट लगता है, जिसमें हर जरूरत के लिए एक अलग तरह का औजार है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। मान लीजिए मैंने 40 साल का एक बॉन्ड खरीद लिया, क्या इसका मतलब है कि मेरा पैसा 40 साल के लिए फंस गया? अगर मुझे 5 साल बाद ही पैसों की जरूरत पड़ जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये सिस्टम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इसके लिए एक सेकेंडरी मार्केट होता है जो बिल्कुल शेयर बाजार की तरह काम करता है। अगर आपको 5 साल बाद अपने बॉन्ड को बेचना है, तो आप उसे इस बाजार में किसी दूसरे निवेशक को बेच सकते हैं जिसे उस बॉन्ड में दिलचस्पी हो। ये बाजार हर दिन खुला रहता है और यहाँ करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स की खरीद बिक्री होती है। अच्छा, तो ये जिंदा बाजार है, सिर्फ खरीद कर रखने वाली चीज नहीं है। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की कीमत भी घटती बढ़ती होगी जैसे शेयर की कीमत होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक कॉन्सेप्ट काम करता है, जो बॉन्ड की कीमत और यील्ड के बीच का रिश्ता है। बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज, जिसे कूपन कहते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए के बॉन्ड पर 7% ब्याज का वादा किया है, तो वो आपको हर साल 7 रुपए देगी ही देगी। लेकिन बाजार में उस बॉन्ड की मांग और पूर्ति के हिसाब से उसकी कीमत बदल सकती है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किराए पर देने के लिए 100 रुपए का एक घर खरीद रहे हैं, जिसका सालाना किराया 7 रुपए तय है। इस पर आपकी कमाई हुई 7%। अब मान लीजिए बाजार में घरों की मांग बहुत बढ़ गई और आपको वही घर 110 रुपए में खरीदना पड़ा। किराया तो अभी 7 रुपए ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने ज्यादा पैसा लगाया है, तो आपके निवेश पर आपकी असली कमाई यानी यील्ड अब 7% से कम हो गई। इसके उलट अगर बाजार में मंदी आ जाए और आपको वही घर 90 रुपए में मिल जाए, तो किराया तो 7 रुपए ही रहेगा, लेकिन आपके कम निवेश पर आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। बॉन्ड मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो यील्ड घटती है, और जब कीमत घटती है तो यील्ड बढ़ती है। वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है।
तो ये एक जिंदा सांस लेता हुआ बाजार है। लेकिन अगर कीमतें ऐसे घटती बढ़ती हैं तो इसका असर सिर्फ उन बड़े निवेशकों पर पड़ता होगा जो इसमें पैसा लगाते हैं, या हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका कोई सीधा असर होता है? बैंक या आरबीआई तय करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उस ईएमआई का डीएनए इसी बॉन्ड मार्केट में लिखा जाता है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो हर महीने लाखों लोगों की जेब पर असर डालती है। एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे घर या कार का लोन महंगा होगा या सस्ता, ये भी कहीं ना कहीं इसी बाजार से तय हो रहा है। जब हम सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बदल दिया, तो क्या उसका एक सिरा भी इसी बॉन्ड मार्केट से जुड़ा होता है? हाँ बिल्कुल। जब सरकार को बाजार से ज्यादा ब्याज पर उधार लेना पड़ता है, यानी जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो बैंकों के लिए भी पैसा महंगा हो जाता है। फिर बैंक उस बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालते हैं और होम लोन, कार लोन, सब कुछ महंगा हो जाता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। राइट। इसके अलावा आपकी फिक्स डिपॉजिट एफडी या पीपीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा, ये भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है। ये सुनकर मुझे याद आया कि मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि एफडी से सुरक्षित कुछ नहीं। अब समझ आ रहा है कि वो अनजाने में हर बार एफडी कराकर देश के विकास के लिए सरकार को ही पैसा उधार दे रहे थे। बिल्कुल। और सिर्फ लोन और बचत ही नहीं, सरकार की बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, देश में बनने वाले हाईवे और पावर प्लांट्स, इन सब की किस्मत इसी साहूकार के मैनेजमेंट पर टिकी है। अगर सरकार को बाजार से आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज मिल रहा है, तो उसके पास सामाजिक योजनाओं पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर कर्ज महंगा हो जाए, तो सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। ये एक अदृश्य धागा है जो संसद में बनने वाली नीतियों को सीधे आम आदमी की रसोई से जोड़ता है। तो आज हमने इस कर्ज के चक्रव्यूह की परतों को खोला। हमने बॉन्ड मार्केट की उस छुपी हुई दुनिया को समझा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार कहा जाता है। ये सिर्फ सरकारों, बड़े बैंकों और कंपनियों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा जटिल सिस्टम है जो बहुत चुपचाप और लगातार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी धुन पर नचा रहा है। ये एक ऐसा इंजन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया की आर्थिक गाड़ी को खींच रहा है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खत्म होती है, और ये शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। अगर देश के विकास के लिए कर्ज लेना एक जरूरत है, तो वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जहां ये जरूरी निवेश एक खतरनाक जाल बन जाता है? हमने इस चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता देखा, इसके अंदर के रास्ते समझे और इसका असर भी देखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है, या फिर एक देश के लिए अपने इस अदृश्य साहूकार पर हमेशा के लिए निर्भर हो जाना ही उसकी नियति है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।